नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। सबसे पहले सभी को राम राम सा। देखिए, आज हम पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है आज की हमारा इस निःशुल्क बैच का। उसमें देखिए बैराट सभ्यता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको भी हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हमने 2 वीडियो अपलोड किए, और उन 2 वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे से हमारे स्तर का और हमारे वीडियो का जो स्तर है वो देखा होगा कि किस प्रकार आपने निरीक्षण करके बताया है। हालांकि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, पुराने जो बच्चों ने कमेंट किए उन वीडियो पे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। देखिए, आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जो कि बैराट सभ्यता से संबंधित है। इससे पहले हमने डिटेल से कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता पढ़ी है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में 0 लेवल से स्टार्ट करके यानी स्टार्ट से एंड तक हम इसमें पूरे संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे। तो देखिए, बैराट सभ्यता आज हम तीसरा वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बैराट सभ्यता है, सबसे पहले तो आपको क्षेत्र विशेष पर विशेष ध्यान देना है कि इसका क्षेत्र जो इसका एरिया है वो कौन से क्षेत्र में आता है। तो अगर हम बैराट सभ्यता की बात करते हैं तो ये जयपुर का क्षेत्र है। जयपुर के क्षेत्र में बैराट सभ्यता विकसित हुई है। अब देखिए, सबसे पहले जो इनका फैक्ट आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं हर सभ्यता में बात करता हूँ कि जो हर सभ्यता की जो खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता आपको विशेष तरीके से याद करना ही करना है। अगर किसी को नहीं होता है तो आपको रट के याद करना है, लेकिन ये चीज़ें आपको फैक्चुअल है जो याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रश्न बनते हैं वो सीधे सीधे ही बनते हैं। तो देखिए, अगर खोजकर्ता की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1937 के अंतर्गत इस सभ्यता को खोजा था, यानी इसको ढूंढा था। उसके बाद इसमें उत्खनन कार्य। अब देखिए, उत्खनन कार्य होता है, उसका मतलब होता है खुदाई करना, यानी उस सभ्यता को खोज के पता चलाना कि किस कालीन ये सभ्यता है और इसमें कौन कौन से अवशेष किस किस सभ्यताओं से संबंधित या किस किस देश विदेश या किस किस अन्य केंद्रों के यहाँ पे जो क्षेत्र मिले हैं या किन किन प्रमाण मिले हैं। तो उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो नील रतन क्या है? नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित, ये 2 उत्खननकर्ता हैं जिन्होंने जो उत्खनन कार्य किया है वो 1961 से 1962 में किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपको डेट वगैरह आपको स्पेशली रट के भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें हैं जो नॉर्मली वैसे याद होती नहीं है, तो आपको ये रट के भी याद किया जा सकता है, लेकिन इनको याद आपको रखना ही है। आगे बात करते हैं राजधानी की। देखिए, जो बैराट सभ्यता है वो किस जनपद की राजधानी थी? तो अगर आप जनपदों को अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता है कि मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद जो कि जयपुर के क्षेत्र में, जिसमें मत्स्य के अंतर्गत देखिए हम जो डिटेल से अगर बात करें तो मत्स्य जनपद जयपुर का क्षेत्र एवं जो भरतपुर अलवर का जो क्षेत्र आता है उससे संबंधित जो मत्स्य जनपद था, तो उसमें जो अगर हम बात करें कि राजस्थानी, तो उस समय राजधानी थी बैराट सभ्यता की संबंधित, यानी बैराट जो विराट नगर है, जो इसका प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। तो विराट नगर इसका प्राचीन नाम है इस सभ्यता का, जिसे आज बैराट सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। अगर बात करें चित्रशाला, देखिए यहाँ पे चित्रशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक चित्रशैली यहाँ पे पाई गई है, इस कारण इसको चित्रशाला भी कहा जाता है। अगर बात करें इसमें स्वर्ण कलश, देखिए जो ये चीज़ें हैं जो आपको सीधे सीधे देखने को मिलती है एग्जाम में। तो जैसे कि यहाँ बात की गई स्वर्ण कलश की। अब स्वर्ण कलश को कई बार इसमें आपको देखें स्वर्ण मंजूषा के नाम से भी, मंजूषा ही कलश को कहा जाता है, इसलिए मैं सीधा सीधा यहाँ लिख रहा हूँ कि स्वर्ण कलश। अब ये स्वर्ण कलश क्यों यहाँ पे इस सभ्यता में विशेष इससे बात की जाती है? तो स्वर्ण कलश की बात इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध संबंधित जो भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित यहाँ पे हस्तियाँ, यानी उनके हस्तियां थी वो स्वर्ण के कलश में यहाँ पे पाई। ऐसा देखिए पूर्ण रूप से नहीं माना गया, लेकिन अनुमानित यही माना गया है कि भगवान बुद्ध से संबंधित है और भगवान बुद्ध की ही इस कलश में अस्थियां होंगी। तो ऐसा संभवतः ही माना गया था। देखिए, यहाँ बात करते हैं हैनसांग की। अब यहाँ पे हैनसांग की बात इसलिए की गई है, एक यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक यात्रा करने वाले यात्री थे। अब इन्होंने बैराट सभ्यता की यात्रा की थी, इसलिए हम पढ़ते हैं हैनसांग को इस सभ्यता के अंतर्गत। ये इसे क्या कहा है? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, हो सकता है आपको ये सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिल जाए। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हैनसांग को, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक यात्राएं की है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मकानों की किस प्रकार व्यवस्था है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो एक मकान होता है उसके अंतर्गत क्या बात है, 6 से 7 कमरे पाए गए थे।
ये ध्यान रखना, 6 से 7 कमरों का मकान पाया गया था। जैसे कि हम संयुक्त परिवार में देखते हैं, कहीं पे एकल परिवार होता है तो 1 या 2 कमरे, जैसे हम कह सकते हैं कि एक रूम में रह सकते हैं, 2 रूम में, इस प्रकार से रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 रूम, यानी एक मकान के अंतर्गत 7 कमरे थे। तो ये ध्यान रखना, ये 7 कमरों का या 6 कमरों का एक मकान ऐसा पाए। कहीं पे आपको 6 भी देखने को मिलता है, कहाँ पर 7 भी। तो 6 से 7 कमरों का मकान यहाँ देखने को मिला है। बौद्ध मठ से अब बात करें कि यहाँ पे 8 बौद्ध मठ पाए गए हैं। कैसे 8 बौद्ध मठ पाए गए हैं, और वो भी कौन बताता है, ये बताता है हेनसांग। हेनसांग के अनुसार ही ये बताया गया है कि यहाँ पे 8 बौद्ध मठ पाए गए हैं। आगे बात करते हैं गोल मंदिर। देखिए यहाँ पे गोल मंदिर भी पाए गए हैं। अब गोल मंदिरों की अगर बात करें तो यहाँ पे गोल मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो ये सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा गोल मठों का निर्माण यहाँ पे करवाया गया। आगे हम बात करते हैं कुछ और यहाँ पे जब विशेष यहाँ पे जो पाए गए थे अवशेष, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्लेटी मृतबांड पाए गए थे। ठीक है, मृतबांड आपको पता ही है, मृतबांड किसे कहते हैं। तो यार स्लेटी कलर के, कलर आप विशेष ध्यान रखें। जैसे हमने जो आहट सभ्यता पढ़ी तो उसमें काले एवं लाल रंग के जो मृतबांड पाए गए थे, यहाँ पे स्लेटी कलर के मृतबांड पाए गए हैं। अगर बात करें यहाँ पे देखिए जो स्पेशल यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को आप। देखिए जो 36 यूनानी यहाँ पे मुद्रा पाई गई है, वो स्पेशल ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि ये बहुत ही बार बन चुका है आपसे पहले भी प्रश्न। तो 36 यूनानी मुद्राएं पाएगी, वो कहाँ पे पाएगी, वो सूती, ये ध्यान रखना, सूती कपड़े में, सूती कपड़े में लिपटी हुई पाई गई थी 36 यूनानी मुद्राएं। अगर बात करें कि इसमें 28 इंडो ग्रीक मुद्रा भी पाई गई है, और उसके साथ साथ 8 चांदी के सिक्के भी यहाँ पे पाए गए हैं। और अगर हम बात करें 8 चांदी के सिक्के यहाँ पे पाए जाने के साथ साथ यहाँ पे टकसाल भी है। अब देखिए टकसाल तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि टकसाल होता है वो सिक्के जहाँ पे बनते थे उस जगह को टकसाल कहा जाता है। यानी जिस जगह सिक्कों का निर्माण होता था वो सर्वत्र जो जगह पाई जाती है, जिस जगह पे स्पेशल उस टकसाल बनाई जाती है, जहाँ पे सिक्के उस राज्य के या फिर उस शासन के समय के जो सिक्के छापे जाते थे जहाँ पे बनते थे, उस जगह को टकसाल कहा जाता है। और ये टकसाल का निर्माण था वो उस समय किया गया था जब मुगल साम्राज्य में अकबर और जहांगीर और शाहजहां, इनके समय जो टकसाल थी वो कहाँ पे थी, विराटनगर में। यानी विराट जो सभ्यता के अंतर्गत जो टकसाल थी वो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय थी। और एक बात और मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि देखिए जो विराट सभ्यता है उससे संबंधित एक छोटी सी बात है जो मैं आपके साथ थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ा पढ़ने में भी रुचि बनी रहेगी और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए विराट संबंधित एक बात है जो कि यहाँ पे है बाणगंगा नदी। अब देखिए बाणगंगा नदी, जैसे कि आपको पता है जब पांडवों का जो वनवास काटा गया था 13 वर्ष का, उसमें जो 12 वर्ष थे वो तो वन में वास थे और 1 वर्ष था जो अज्ञातवास था। तो ये ध्यान रखिए अज्ञातवास का जो समय था 1 वर्ष का, वो भी बेराट में ही काटा गया था, यानी बेराट सभ्यता के अंतर्गत ही काटा गया था, यानी जयपुर में काटा गया था। तो ध्यान रखा 1 जो वर्ष था अज्ञातवास का, उसमें मतलब अज्ञातवास में ये था कि इनको कोई पहचान नहीं सके। जब ये 1 वर्ष का अज्ञातवास करे तो इनको कोई भी नहीं पहचाने। अगर कोई उनको पहचान लेता है, ये भी इसमें शर्त थी, अगर इनको कोई पहचान भी लेता है तो वो अज्ञातवास के साथ साथ उनका जो पूरा 13 वर्ष का वनवास था वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, यानी पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे नियम थे जिसके कारण इनको 1 वर्ष का पूरा अज्ञातवास विराट सभ्यता के अंतर्गत, इनके सम्राट के अंतर्गत ही काटना पड़ा था। और एक बात है यहाँ पे जो बाणगंगा नदी है, जो बाणगंगा नदी जब प्रवाहित होती है तो उसका उद्गम स्थल जो माना जाता है कि इसका कारण क्या था, ये जो बाणगंगा नदी है, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि उदंती है। ये ऐसे कोई फैक्चुअल बात नहीं है कि आपको याद ही करना पड़े, बाकी स्टोरी थोड़ी बहुत आपको पता होनी ताकि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा बना रहे और आपको पढ़ने में भी थोड़ी रुचि रहे। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जब द्रौपदी थी तब उसको प्यास लगी थी, तो जहाँ पे पानी पर्याप्त नहीं था, तो पानी नहीं होने के कारण जब अर्जुन ने क्या है कि अपने तरकस से बाण चलाया और उस बाण से ही जो नदी प्रवाहित होती है वो ही बाणगंगा, क्योंकि बाणगंगा यानी बाण से निकाल के वो नदी प्रवाहित की गई थी, नदी का उद्गम किया गया था, नदी का निर्माण किया गया था, तो वो अर्जुन के द्वारा निर्माण, इसलिए अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना। और वो नदी है तो वो देखिए जयपुर में होती हुई यहाँ पे दौसा और भरतपुर होती यमुना में मिल जाती है। हालांकि ये आंतरिक प्रवाह की नदी भी इसको कहा जाता है,
और कई बार इसे आंतरिक प्रवाह की नदी के नाम से नहीं जान के। देखिए अलग अलग फैक्चुअल तथ्य हैं, क्योंकि कई बार आपको जैसे आप आरबीएससी की बुक में पढ़ोगे तो ये इसको आंतरिक नदी बताई रखी है और किसी में आंतरिक नदी इसको नहीं निर्धारित, अभी तक इसका कोई फिक्स नहीं है। फिर भी ये देखिए आज की डेट में अगर इसको देखें तो ये आंतरिक नदी ही है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जिसमें कोई भी नदी इसमें सम्मिलित नहीं होती, यानी सहायकता के रूप में कोई नदी इसमें प्रवाहित नहीं होती। तो ये भी बात आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। हालांकि जब हम नदी पढ़ेंगे तो डिटेल से इसको भी पढ़ेंगे, बाकी अभी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैंने बताया। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। टकसाल की हमने बात कर ली। देखिए टकसाल जब अकबर था, जहांगीर था और शाहजहां था, तो उसके टाइम जो टकसाल थी, इन तीनों शाहजहां के समय जो मुगल सम्राट थे तो वो बेराट सभ्यता यहाँ की टकसाल रखी है, बेराट नगर यानी विराट नगर जो सभ्यता थी उसके अंतर्गत। अब देखिए ये टकसाल बनाने का कारण क्या था ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जब आगरा में थे, जब अकबर आगरा से जब यहाँ अजमेर आते थे, आगरा से जब अजमेर आते थे तो यहाँ पे जयपुर जो विराटनगर सभ्यता है, ठीक है, बेराट जो सभ्यता है यहाँ बीच में पड़ती थी। जब भी यहाँ से यहाँ आना होता या अजमेर से आगरा जाना होता तब रात्रि विश्राम था जो विराटनगर में ही करते थे या विराटनगर सभ्यता के अंतर्गत ही करते थे। तो इसलिए यहाँ पे इनका लगाव होने के कारण यहाँ पे टकसाल का निर्माण करवाया गया। और अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय, तीनों के समय जो टकसाल थी वो जो यहाँ पे जो इनका सिक्का प्रचलन था, सिक्का निर्माण किया जाता था वो इसी टकसाल के अंतर्गत यानी विराटनगर सभ्यता के अंतर्गत ही किया जाता था। आगे बात करते हैं स्वास्तिक। देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। जिन मैं प्रश्नों को अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाऊं तो उनको आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए जो स्वास्तिक मतलब ये ध्यान रखना है, जो स्वास्तिक का जो चिन्ह मिला है सबसे पहले, हालांकि और भी सभ्यताओं के अंतर्गत स्वास्तिक का चिन्ह बाद में देखने को मिला है, लेकिन सबसे पहले जो स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिला है वो मिला है बेराट सभ्यता के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सोने की संदूक यहाँ पे पाई गई है। अब देखिए सोने की जो संदूक यहाँ पे पाई गई है वो जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के समय जब उन्होंने खुदाई करवाई थी विराट सभ्यता के अंतर्गत, तब यहाँ पे सोने की संदूक पाई गई थी। और उनके अंतर्गत जो अवशेष पाए गए हैं वो इन्हें बताते हैं कि ये संभवतः भगवान बुद्ध से संबंधित ही रहे होंगे। हालांकि ये फैक्ट नहीं है कि इसमें वो ही अवशेष पाए गए जो बुद्ध से संबंधित है, लेकिन संभवतः ये माना जाता है उत्खननकर्ताओं के द्वारा कि यहाँ पे जो सोने की संदूक के अंतर्गत जो अवशेष पाए गए हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। और आगे बात करते हैं। देखिए शंख लिपि जो कि बेराट सभ्यता की लिपि मानी जाती है, शंख लिपि के नाम से इसको कहा जाता है। जैसे आज की हिंदी जो लिपि है वो देवनागरी है, तो उसी प्रकार यहाँ बेराट की जो लिपि थी उस समय शंख लिपि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखिए बाबरू शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, इसको भी आप इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है इस सभ्यताओं के अंतर्गत। तो बाबरू शिलालेख है वो कहाँ से पाया गया? बीजक डूंगरी से पाया गया। और कब पाया गया? तो 1837 के अंतर्गत पाया गया। और किसने इसकी खोज की थी? तो ये की थी कैप्टन बर्ट ने, ठीक है, कैप्टन, हालांकि दिख रहा होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो कैप्टन बर्ट ने 1837 में यहाँ पे क्या की थी? बाबरू शिलालेख की खोज की थी, जो कि कहाँ से? बीजक की डूंगरी से। इन्होंने इसमें ये बताया, देखिए इन्होंने इसमें ये बताया गया शिलालेख में कि इसमें क्या कुछ है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध हैं उनसे संबंधित इसमें अवशेष पाए गए हैं, इसमें मतलब उद्धरण पाया गया है। और इनमें अशोक है, जो सम्राट अशोक है, वो ये कहता है कि सभी को बुद्ध धम्म संघ को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे बुद्ध और अशोक से संबंधित यहाँ पे बातें मिली हैं। आगे बात करते हैं, कुछ पहाड़ियाँ यहाँ की इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो देखिए पहाड़ी अगर बात करें तो यहाँ बीजक की पहाड़ी है, बोमल डूंगरी है, महादेव पहाड़ी है, हनुमान डूंगरी और भीम डूंगरी। और भीम डूंगरी से संबंधित एक किंवदंती है, इस प्रकार है कि जैसे कि यहाँ पे जो बाणगंगा नदी है उसी प्रकार इसी का भी ऐसे ही निर्माण किया गया है भीम डूंगरी का। तो इसमें जब द्रौपदी को ऐसे प्यास व्यास लगी थी तो वहाँ पे उन्होंने, जब पानी का कोई जुगाड़ नहीं था तो उन्होंने लात मार के वहाँ पे भीम डूंगरी का निर्माण किया था। तो ऐसी किंवदंती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हालांकि थोड़ी सी बात है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें हैं मेरे हिसाब से कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देता रहूँगा। बाकी देखिए मेरे हिसाब से सभी कंप्लीट चीज़ें हैं। इसमें अगर आपको
मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें हैं वो देखिए। आपको उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता इनके बारे में स्पेशल आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको वैसे नॉर्मली याद रहे तो ठीक है, नहीं हो तो भी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं और इनकी डेट वगैरह आपको पता होनी चाहिए। 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी और 1961-62 में नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, इन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। उसके बाद बात करते हैं मगध मत्स्य राजधानी यहाँ पे रही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। गोल मंदिर आपको 8 बौद्ध मठ जो हैंसांग ने बताया है, हैंसांग के अनुसार यहाँ पे 8 बौद्ध मठों की बात की है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ 28 और 8 चांदी की सिक्के, इस प्रकार टकसाल से संबंधित कोई ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। भाबरू शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक का चिन्ह से संबंधित है। 36 यूनानी मुद्रा वो भी सूती कपड़े में लिपटी हुई, सीधा सीधा प्रश्न बन चुका है, तो ये ध्यान रखें। स्लेटी मर्तबांड यहाँ पे पाए गए हैं। और ये पहाड़ियों से संबंधित भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि बीजा की पहाड़ी, बोमल डोंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान भीम डोंगरी इत्यादि, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो विराट सभ्यता है उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आगे। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इनके आपको जैसे जैसे मैंने बताया है, कुछ चीज़ें मैंने अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बोला है, जैसे मतलब कुछ कहानी वगैरह या फिर कुछ किंवदंतियाँ हैं, तो उन पे आप स्पेशली लिखने के संबंधित कुछ नहीं है, चीज़ें आपको थोड़ा वीडियो को रोचक बनाने के लिए और आपको रुचि इसमें बनाए रखने के लिए वो चीज़ें मैं बताता हूँ। बाकी इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, आपकी चीज़ें दिमाग में भी छप जाती है ये चीज़ें, तो ये ध्यान रखें। बाकी आज का वीडियो यही था, ये डिटेल्स कंप्लीट है मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कुछ कमी वगैरह रहती है तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ रहती है, मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अब देख के आपका निरीक्षण आप खुद ही इसमें कर सकते हैं कि किस प्रकार अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मानवीय भूल है, कई बार हो जाती है। तो आप कमेंट करते हैं तो हमारे को अच्छा है, क्योंकि हम भी लर्नर हैं, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ज़रूर अगर कुछ कमी हो कहीं पे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में। 3 वीडियो आपने अब तक कंप्लीट कर लिया है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपने देखी होगी, जिसमें हम कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और आज हम पढ़ रहे हैं विराट सभ्यता, तो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम गणेश्वर सभ्यता देखें। मोस्टली 4 ही सभ्यता है जो कि राजस्थान से संबंधित पूछी जाती है, तो 4 सभ्यता, बाकी और सभ्यताएं जो राजस्थान से संबंधित बसती है उन पर भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लें, ताकि आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं लगे। तो इसमें कंप्लीट बात कर लें, स्टार्ट से एंड तक हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि इसमें कंप्लीट हम कोर्स की बात करेंगे, संपूर्ण निःशुल्क बैच की बात कही है तो संपूर्ण ही बात करेंगे हम। तो ये चीज़ें कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। बाकी वीडियो अगर कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर है, क्योंकि उसी से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।